नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें एक उत्साह मिलता रहे और हम दोगुने उत्साह के साथ आपके समक्ष उपस्थित होता रहूं। तो चलिए आज के टॉपिक को देखते हैं। आज का टॉपिक है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, यानी हिंदी साहित्य इतिहास जो लिखा जा रहा था उसका क्या परंपरा था और कहाँ तक बढ़ा है। तो इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के बारे में जानेंगे और इसके जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं उसको देखेंगे। तो अगर आप बीपीएससी टीडी 4.0 हिंदी विषय के किसी भी वर्ग की तैयारी कर रहे हैं, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी यानी 6 से लेकर 12 तक किसी भी वर्ग का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और साथ ही साथ अगर आप हिंदी से संबंधित कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीज़ें इसमें बहुत समाहित किया गया है जो हिंदी के तैयारी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये 7वां क्लास चल रहा है, 6 क्लास हो चुका है और प्रत्येक संडे को एक प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है। रात्रि 9 बजे जो है क्लास चलता है, तो आप लोग समय जोड़कर अपनी जो है तैयारी को आके और अध्ययन करें और देखें कि हमारा तैयारी कैसा है, चीज़ों को समझें और वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि इससे संबंधित जो एमसीक्यू है उतना कितना सही होता है कमेंट करके बताइए। तो मेरे साथ बने रहिए, चलते हैं आज के टॉपिक को देखते हैं। अगर आप बीपीएससी टीडी 4.0 का नोट्स और प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 7261815307 पे 249 रुपया पेमेंट कर दीजिए, फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम, और उसका स्क्रीनशॉट देकर इसी नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए तो हम इधर से आपको नोट्स उपलब्ध करवा देंगे। तो चलिए आज के टॉपिक को देखते हैं बिना देर करते हुए। हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन की परंपरा की शुरुआत भी गर्सा दा तासी ने की, जो कि एक फ्रेंच विद्वान थे। उनकी इस लेखन परंपरा की शुरुआत उनके द्वारा रचित इस्तेवार दारा रत्युतिर एंदुई ए हिंदुस्तानी से हुई। यहाँ पे देखिए एक बात स्पष्ट हो गया कि हिंदी साहित्य की जो लेखन परंपरा है उसकी शुरुआत जो है फ्रेंच विद्वान गर्सा दा तासी के द्वारा शुरू किया गया, जिसके पुस्तक हैं इस्तेवार दारा रत्युतिर एंदुई ए हिंदुस्तानी। चलिए नेक्स्ट बिंदु को देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा से जुड़ी दूसरी रचना शिव सिंह सरोज है, जिसकी रचना शिव सिंह सेंगर ने किया था। शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 छोटे बड़े कवियों की रचनाएं व जन्मकाल दिया है, परंतु उनमें अधिकांश अविश्वसनीय हैं। देखिए यहाँ पे एक बात और निकल कर आ गई कि जो दूसरा प्रयास किया गया था वो सिंह सेंगर द्वारा किया गया था। उनकी पुस्तक है शिव सिंह सरोज, जिसमें लगभग 1000 छोटे बड़े कवियों को स्थान दिया गया। और आगे हम बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जॉर्ज ग्रियर्सन की कृति है, जिसका प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से हुआ। अनेक विद्वानों ने इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना है। ग्रियर्सन महोदय ने अपने इस ग्रंथ में केवल हिंदी कवियों को ही शामिल किया है। ग्रियर्सन महोदय ने गर्सा दा तासी व सिंह सेंगर के द्वारा एकत्र सामग्री का उपयोग करते हुए अपने ग्रंथ को और भी प्रमाणित बनाने का प्रयास किया है। यहाँ पे देखिए जब जॉर्ज ग्रियर्सन आते हैं तो अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में उन्होंने जो है हिंदी के कवियों को ही स्थान दिया और सामग्री उनके पास जो है उपलब्ध थी पहले से, उसी के आधार पे और कुछ जोड़ा और जो है किया। तो देखते हैं कि हम लोग हिंदी का परंपरा का शुरुआत कैसे हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला बिंदु को देखते हैं। तो मिश्र बंधुओं की कृति मिश्र बंधु विनोद है। मिश्र बंधु विनोद एक विशाल ग्रंथ है जिसमें 5000 कवियों के संबंध में विवरण दिया गया है। रचनाकार 8 खंडों में विभाजित है। यहाँ पे देख रहे हैं कि उसके बाद जो है मिश्र बंधु आते हैं जिन्होंने 5000 कवियों को अपने मिश्र बंधु विनोद में विवरण का संग्रह किया है। अभी तक हम लोग जो है देख रहे हैं, लेकिन जो
मेन तथ्य है उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। हिंदी साहित्य के इतिहासकारों में रामचंद्र शुक्ल जी का नाम अग्रणी है। इन्होंने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया है। शुक्ल जी ने भी मिश्र बंधुओं की रचनाओं से सामग्री जुटाकर रीतिकार के कवियों का परिचय लिखे हैं। देखिए यहाँ पे एक बात स्पष्ट हो गया कि जितने भी रचनाकार हैं उसमें रामचंद्र शुक्ल जो हैं बहुत ही अग्रणी हैं। इनका जो है विधेयवादी प्रयोग पद्धति का प्रयोग हुआ, इसलिए इनकी जो ग्रंथ है ज़्यादा मानक और प्रमाणित है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा को बारे बारे से देखते हैं, यानी कि हिंदी की जो परंपरा है, पुस्तक है, उसको हम बारे बारे से देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ का वर्णन हुआ है। आप लोग जो है 6 से लेकर जो 12 तक तैयारी करें, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। 9th to 10th में जो है यहाँ से एक प्रश्न पूछे गए थे, तो हमें लगता है कि पीजीटी में भी यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हम लोग कोई भी बिंदु को नहीं छोड़ेंगे, सभी को जो है पढ़ते जाएंगे ताकि कहीं से भी प्रश्न पूछे हम लोग आसानी से उसका आंसर कर पाएँ। तो आप लोग जो है इसको वीडियो को अंत तक देखिए और इसको जो है प्रैक्टिस भी कीजिए ताकि आपकी तैयारी और मजबूत हो सके। तो सबसे पहले जो है हम लोग पुस्तक देखते हैं गौरसा दत्तासी का इस्तेवाल दौरान एंदुई ए हिंदुस्तानी। इसके रचनाकार गौरसा दत्तासी हैं। ये 2 भागों में है। प्रथम भाग 1839 ईस्वी में और द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि गौरसा दत्तासी का जो पुस्तक है इस्तेवाल दौरान एंदुई ए हिंदुस्तानी, वो कितने भागों में है? तो 2 भागों में था। पहला भाग जो है 1839 में और दूसरा भाग 1847 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट बिंदु है इसका दूसरा संस्करण 1871 में आया। इसमें 3 खंड कर दिए गए, यानी जब इसका दूसरा संस्करण आता है 1871 में, तो इसको 3 खंडों में विभाजित किया गया है, पहले जो 2 भाग में था। चलिए आगे हम लोग और बढ़ते हैं, इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। इसमें उर्दू और हिंदी के 738 कवियों का विवरण है। उनके अंग्रेजी वर्ण के क्रम से दिया गया था। केवल 72 कवि हिंदी से संबंधित थे, यानी इनकी जो रचना है उसमें 738 कवियों का विवरण है जो उनके अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के अनुसार क्रम से दिया गया था। इसमें केवल 72 जो कवि हैं सिर्फ हिंदी के थे, बाकी सब उर्दू के थे। यह ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। इसमें काल विभाजन और नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया था। ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि ये ग्रंथ जो है किस भाषा में लिखा गया था, तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। इसमें काल विभाजन और नामकरण का कोई भी प्रयास नहीं किया गया था। इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी सागर बरसेन ने इस ग्रंथ में वर्णित हिंदी रचनाकारों का सामग्री हिंदी में अनुवाद किया। रचनाकारों का सामग्री जो है हिंदी में अनुवाद किया और हिंदुई साहित्य का इतिहास शीर्षक से 1952 में प्रकाशित किया। यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि गौरसा दत्तासी का जो पुस्तक है उसका हिंदी में अनुवाद किसने किया, तो डॉक्टर लक्ष्मी सागर बरसेन ने किया, जो 1952 में हिंदुई साहित्य का इतिहास शीर्षक से प्रकाशित होता है। तो गौरसा दत्तासी का जो रचना था उससे संबंधित हम लोगों ने देख लिया। अब शिव सिंह सरोज जो है, शिव सिंह सेंगर की रचना, उसको हम लोग देखते हैं। तो शिव सिंह सरोज ग्रंथ के रचनाकार शिव सिंह सेंगर हैं, यहाँ देखिए स्पष्ट है। यह ग्रंथ नवलकिशोर प्रेस लखनऊ से 1883 में प्रकाशित हुई। इस ग्रंथ में सर्वप्रथम 1000, यहाँ मिस्टेक हुआ है, 1000 से ज़्यादा यानी 1003 भाषा कवियों का विवरण दिया गया। इसी कारण यह बाद के इतिहासकारों के लिए आधार भी रहा, यानी इसमें 1003 कवियों का जो वर्णन किया गया, इसलिए ये आधार ग्रंथ बाद के रचनाकारों के लिए हुआ। इसमें जो है वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया है, इसमें भी वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग हुआ है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये पुस्तक जो है जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया। इसका प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से 1888 में हुआ था। ये पूछा जाता है कि जॉर्ज ग्रियर्सन का जो पुस्तक है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, उसका प्रकाशन कब हुआ, तो 1888 में हुआ था।
इसको एक दो बार आप लोग देखिएगा तो आपको ध्यान में मोटी मोटी बातें आ जाएगी। तो आप इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इसको कुछ थोड़ा बहुत देखते रहिए एक दो बार तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा। बहुत से विद्वानों ने इसे सही अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ माना। बहुत से विद्वानों ने इसे सही अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ माना है। आगे पॉइंट देखते हैं। इसमें सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का भाषा दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित करते हुए हिंदी के इतिहास को संस्कृत, पाली प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू से पृथक किया गया। यानी इसमें जो है ये सारे जो घिच पिच हो गया था उसको जो है सिर्फ हिंदी को स्थान देते हुए इसको अलग किया गया था। आगे देखते हैं। इसमें कुल जो है 952 कवियों को शामिल किया गया, जिनमें से 886 कवियों का विवरण का आधार शिव सिंह सरोज है। इसमें 952 कवियों को जो शामिल किया गया, इनमें 886 कवि जो है शिव सिंह सरोज से डायरेक्ट उठा लिए गए हैं। तो आप देख रहे हैं कैसे शिव सिंह सरोज से जो है मटेरियल उठाया गया है। संपूर्ण ग्रंथ 11 अध्याय में विभक्त है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रत्येक अध्याय एक कार्य का सूचक है। हर अध्याय का नामकरण भी किया गया है, यानी नामकरण का प्रथम प्रयास जॉर्ज गिरियर्सन द्वारा किया गया है और अध्यायों का विभाजन भी जॉर्ज गिरियर्सन के द्वारा ही किया गया है। इन्होंने सर्वप्रथम भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा था। ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा, तो ये जॉर्ज गिरियर्सन का कथन है। इसमें पहली बार कवियों का कालानुक्रम वर्गीकृत करते हुए उनकी प्रवृत्तियों को उद्घाटित किया गया। इसमें जो है पहली बार कालानुक्रम का प्रयोग करते हुए उनकी जो प्रवृत्तियां हैं उसको उद्घाटित किया गया। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इसका अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से 1957 में प्रकाशित करवाया। यानी इसका जब हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त करते हैं तो इसका नाम हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास देते हैं और 1957 में इसको प्रकाशित करवाते हैं। तो इतना जो था जॉर्ज गिरियर्सन के पुस्तक से संबंधित था। अब हम लोग मिश्र बंधु विनोद को देखते हैं जो मिश्र बंधुओं द्वारा रचित है। तो इसके रचनाकार मिश्र बंधु थे। मिश्र बंधु 3 भाई थे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि मिश्र बंधुओं में कौन से एक नहीं है या कौन से शामिल हैं। तो यहाँ से आपको ध्यान में रखना है। इसका 4 भाग है। प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में तथा चौथा भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ। हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, यद्यपि गिरियर्सन काल विभाजन जो है कर चुके थे, किंतु व्यवस्थित रूप से इसका श्रेय मिश्र बंधुओं को जाता है। इन्होंने संपूर्ण साहित्य को 5 कार्यों में विभाजित किया है। यानी मिश्र बंधुओं ने अपने जो संपूर्ण इतिहास का साहित्य है उसको जो है 5 भागों में विभाजित किया है। इस ग्रंथ में कुल 4591 कवियों को शामिल किया गया। यानी इसमें लगभग 5000 कवियों को शामिल किया गया था, क्योंकि 4591 कवियों को शामिल किया गया है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन ये नेट लेवल का प्रश्न है। तो यहाँ से ये प्रश्न नहीं सिर्फ ये पूछेगा कि कितने भागों में प्रकाशित है, ये पीजीटी का प्रश्न है। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा जो नेट का तैयारी कर रहे हैं। EMRS पीजीटी का तैयारी उसमें भी ये महत्वपूर्ण बिंदु है। तो ये सभी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग अच्छे से कीजिएगा। चलिए अब हम लोग जो है रामचंद्र शुक्ल के जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य के इतिहास को देखते हैं। इसके रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। इसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ। यह ग्रंथ मूलतः नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। इस भूमिका को हिंदी साहित्य का विकास नाम दिया गया था। यानी हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रथम बार जो है इसका प्रकाशन हुआ था। यह हिंदी का सर्वाधिक प्रख्यात इतिहास ग्रंथ है। इसमें रचनाकारों के इतिवृत्त की बजाय उनके रचनात्मक वैशिष्ट्य पर अधिक बल दिया गया। इसमें विधेयवादी पद्धति का प्रयोग करते हुए तत्कालीन युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में हिंदी साहित्य के इतिहास का विश्लेषण भी किया गया है। ये सारे जो है महत्वपूर्ण बिंदु होने के कारण है ये जो है महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलगाते हुए पूर्व पीठिका के रूप में वर्णित किया गया। इसमें जो है अपभ्रंश साहित्य को आदिकाल में समाहित नहीं किया गया। संपूर्ण इतिहास का
इतना तार्किक व सुव्यवस्थित कार्य विभाजन किया गया कि परिवर्तित इतिहास का ग्रंथों में प्रायः उसका ही प्रयोग किया गया। यानी इसका जो है इतना अच्छा ढंग से किया गया कि बाद के सभी रचनाकारों ने इसका जो है परिकल्पना करके ही जो है इतिहास ग्रंथ लिखे हैं। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो राम कुमार वर्मा द्वारा लिखा गया है, इसका प्रकाशन 1938 ईस्वी में हुआ। इसमें सिर्फ आदिकाल और भौतिककाल यानी 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक के ही अवधि को ही स्थान मिला। आगे का भाग जो है वे नहीं लिख पाए। यानी इसमें जो है आदिकाल से भक्तिकाल का ही विवरण मिलता है। निर्गुण ज्ञान आश्रयी शाखा को संत काव्य तथा निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्य नाम दिया गया है। यानी निर्गुण ज्ञान आश्रयी को संत काव्य और प्रेमाश्रयी निर्गुण को सूफी काव्य नाम दिए हैं। इसमें अपभ्रंश साहित्य के बड़े हिस्से को भी शामिल कर संधिकाल शीर्षक के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया। वर्मा जी इसी से आदिकाल को संधिकाल एवं चारणकाल कहा है। यानी जब अपभ्रंश साहित्य का उसमें समाहित करते हैं तो संधिकाल का नाम देते हैं, इसलिए उन्होंने संधि एवं चारणकाल आदिकाल को कहा है। तो इतनी मोटी सी बात जो है साहित्य इतिहास लेखन परंपरा से संबंधित था, जिसको हम लोगों ने बारी बारी से देखा। इसको आप लोग 1-2 बार देख लीजिएगा और इसको जो है अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे टीजीटी हो या पीजीटी कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से कीजिएगा। अब हम लोग चलिए एमसीक्यू को देखते हैं। इससे संबंधित जो एमसीक्यू पिछले बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछे जाने की प्रबल संभावना है, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस भाषा में लिखा गया? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस भाषा में लिखा गया? ये जो प्रश्न है ये स्टेट पीजीटी में पूछा गया था और नेट में भी पूछा गया है। तो इसका आप लोग सही जवाब दीजिएगा। 5 विकल्प आपके सामने हैं, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ऊपर जो है इसका चर्चा भी किया जा चुका है। तो इसका सही आंसर विकल्प जो है ग हो जाएगा। फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, मिस्र बंधुओं में कौन शामिल है? मिस्र बंधुओं में कौन शामिल है? मिस्र बंधुओं के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें कौन से शामिल है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है 5। बीपीएससी के अनुसार आपको चयन करना है सही विकल्प को। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि सुखदेव बिहारी मिश्र भी हैं, श्याम बिहारी मिश्र भी हैं, गणेश बिहारी मिश्र भी हैं। तीनों भाई थे जिन्हें मिश्र बंधुओं के नाम से इतिहास में जानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, गौरसद अतासी के ग्रंथ इस्तेबार एंदुई हिंदुस्तानी का हिंदी में अनुवाद किसने किया? आपको बताने हैं। गौरसद अतासी के पुस्तक का जो है हिंदी में अनुवाद किसने किया? 5 विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। डॉक्टर लक्ष्मी सागर बारसेन ने किया था, जिसका प्रकाशन 1952 ईस्वी में करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, गौरसद अतासी ने अपने ग्रंथ में कितने कवियों को शामिल किया है? गौरसद अतासी ने अपने ग्रंथ में हिंदी के कितने कवियों को शामिल किया है? विकल्प आपके सामने है, सही विकल्पों का चयन करना है। तो आप लोग इसका सही जवाब दे पाइएगा, हमें पता है। इसका सही आंसर विकल्प ग हो जाएगा। हिंदी के 72 कवियों को स्थान दिए हैं, बाकी उर्दू के कवि थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है, सर्वप्रथम किस साहित्य इतिहासकार ने अपने ग्रंथ में काल विभाजन एवं नामकरण का प्रयास किया है? आपको बताने हैं। सर्वप्रथम किस साहित्य इतिहासकार ने अपने ग्रंथ में काल विभाजन एवं नामकरण का प्रयास किया है? विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका सही आंसर विकल्प ख हो जाएगा। जॉर्ज ग्रिगर्सन ने यह प्रयास किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 6ठा प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ? रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ? आपको बताने हैं। 5 विकल्प आपके सामने हैं, सही विकल्प का चयन करना है। इसका सही आंसर विकल्प का हो जाएगा। हिंदी साहित्य का भूमिका नाम से प्रकाशित हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 7वां प्रश्न है, सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से हिंदी साहित्य का काव्य विभाजन एवं नामकरण का श्रेय किसे प्राप्त है? सर्वप्रथम
व्यवस्थित रूप से हिंदी साहित्य का कार्य विभाजन एवं नामकरण का श्रेय किसे प्राप्त है, आपको बताने हैं। 5 विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका सही आंसर विकल्प ख हो जाएगा। मिस्र बंधुओं के द्वारा जो है ये किया, मिस्र बंधुओं को ये श्रेय प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 8वां प्रश्न है, अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किस विद्वान का है। अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किस विद्वान का है। 5 विकल्प आपके सामने है, सही विकल्पों का चयन करना है। ये प्रश्न जो है पिछले बार TGT में पूछा गया था, तो हमें लगता है आगे भी पूछा जाएगा इससे संबंधित। तो सभी प्रश्नों को जो है अच्छे से देखें, MCQ को, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा। शिव सिंह सेंगर के द्वारा किया गया था, जो शिव सिंह सरोज नाम की ग्रंथ लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ मॉडर्न हिंदुस्तान का हिंदी में अनुवाद किसने किया। जॉर्ज ग्रियर्सन के पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किसने किया, आपको बताना है। 5 विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। आप लोग इसको सही जवाब दे पाइएगा, क्योंकि ऊपर में हम लोग इसको पढ़े हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ख। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने 1957 में जो है ये नाम से जो है हिंदी साहित्य का पहला इतिहास नाम से लिखते हैं, 1957 में प्रकाशित करवाते हैं। तो डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा है। भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा है। 5 विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। इसका सही आंसर विकल्प ग हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि स्वर्ण युग जो है जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा जो है भक्ति काल को कहा गया था, जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने साहित्य इतिहास लेखन परंपरा को आज हम लोगों ने देखा, उससे संबंधित महत्वपूर्ण MCQ को देखा। तो हमें लगता है ये वीडियो आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक सिलेबस नहीं दिया गया है BPSC का, तो जब फॉर्म फिलअप होगा तो सिलेबस दिया जाएगा, उसी के अनुसार जो टॉपिक छूटेगा उसको हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल जो है पिछले साल जो प्रश्न पूछा गया था उसी के अनुसार हम लोग जो है अध्ययन कर रहे हैं। तो आप लोग इसका अध्ययन करते रहिए, और पुस्तक कौन कौन से आपको पढ़नी होगी उसका जो है हम आपको एक वीडियो बना देंगे और आपको सजेशन कर देंगे कि कौन से पुस्तक पढ़ना है। तो आप लोग इसको जो है अभ्यास करते रहिए और वीडियो देखते रहिए, ताकि आपकी तैयारी और मजबूत हो सके। क्योंकि BPSC का जो एग्ज़ाम है एक हाई लेवल का एग्ज़ाम है, इस बार और थोड़ा सा क्वेश्चन का स्तर हार्ड होगा और नेगेटिव भी शायद हो सकता है। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करें और कन्फर्म होकर जवाब दें, ताकि कम नेगेटिव मार्क उठा सकें। तो अगर इस मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप जब हमें सहयोग करते हैं तो हमें हौसला मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, तो हम दुगने उत्साह के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं। तो आप लोग जो है शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। मोबाइल नंबर जो है मेरा 72 61 81 53 07 है। इस पे आप अपनी समस्या को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन कॉल बहुत कम उठाया जाएगा, क्योंकि कॉल उठाते रहेंगे तो पता चलेगा हम कॉल ही उठाते रह गए हैं, क्योंकि बहुत सारे आदमी का कॉल आ रहा है। आप व्हाट्सएप पे अपनी समस्या को लिख दीजिए, हम उसका समाधान करने की भरसक प्रयास करेंगे। इस तरह और आप जो है मेहनत करते रहें, अध्ययन करते रहें और व्याकरण को भी थोड़ा पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सहयोग बनाए रखें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।